हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी एजुकेशन की होने वाली है, जिसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये जो आपकी एजुकेशन है ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है एंड BA प्रोग्राम की होने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपके फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। तो आप दोनों मीडियम में से किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिट वाली होने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं, इसका ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस कवर करवाए हैं चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अब कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनके लिए भी आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी न्यू वीडियोस आएँ सर की या मेरी, आप उन्हें फटाफट देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस बुक के जो आगे के क्वेश्चन हैं। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मेकाले के 1835 के विवरण पत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो 1835 का जो मेकाले का विवरण पत्र था, उसके ऊपर आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है और इसका क्या आधुनिक शिक्षा के जो थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। किस तरह से बताएंगे, परिचय में देखेंगे। 1835 में लॉर्ड मेकाले ने मिनट्स ऑफ एजुकेशन नामक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, जो भारत की शैक्षिक नीति का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यानी इन्होंने जो ये निर्णय लिया था, ये एक तरह से भारत की जो शिक्षा नीति थी उसके लिए एक मोड़ की तरह साबित हुआ। इस विवरण पत्र ने औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की दिशा और स्वरूप दोनों को बदल दिया। इससे पहले तक ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिकों के बीच इस बात पर बहस चली आ रही थी कि भारतीयों को शिक्षा भारतीय भाषा और परंपराओं के माध्यम से दी जाए या फिर अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान के द्वारा। यानी देखिए, इससे पहले जो बहस थी वो ये थी कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाएगी वो भारतीय भाषा और भारत की जो परंपरा है उसके आधार पर दी जाएगी, या फिर अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी जो ज्ञान है उसके आधार पर। मेकाले के विवरण पत्र ने इस बहस का निर्णायक समाधान प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम और पश्चिमी ज्ञान को शिक्षा की धुरी बना दिया। इस नीति का उद्देश्य भारतीय समाज का उत्थान नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना था। यानी ये जो नीति आई थी जो भारत की शिक्षा के लिए थी, वो सिर्फ भारतीयों को एक तरह से यूज करना चाहते थे, भारतीयों को शिक्षित नहीं बल्कि उनका यूज करके जो अंग्रेजों का शासन था उसको मजबूत करना चाहते थे। देख किस तरह से, चलिए फिर हम देख लेते हैं जो मैकाले का जो विवरण पत्र था उसकी जो प्रमुख बिंदु है। उसके प्रमुख बिंदुओं में आप लिखेंगे अंग्रेजी भाषा की सर्वोच्चता का दावा। किस तरह से जो अंग्रेजी भाषा है यानी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी सर्वोच्चता का दावा किया गया। मैकाले का सबसे महत्वपूर्ण तर्क था कि भारतीय भाषा ज्ञान के प्रसार के योग्य नहीं है। यानी जो भारत की भाषा है वो ज्ञान के प्रसार प्रचार के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ अंग्रेजी है। कहना था कि संस्कृत और अरबी जैसी भाषाओं में उपलब्ध साहित्य पश्चिमी ज्ञान की तुलना में हीन है, यानी बेकार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूरोप की किसी एक शेल्फ पर रखी किताब भी भारतीय और अरबी साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यानी उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि यूरोप में किसी भी शेल्फ पर रखी हुई कोई किताब, यानी कोई भी अलमारी के ऊपर रखी हुई जो किताब होगी ना, वो भारत की जो अरबी साहित्य है या फिर भारत का जो साहित्य है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती होगी। यानी वो उस बुक के सामने भी एक तरह से तुच्छ उन्होंने बताया था। यह विचार भारतीय परंपरा के अपमान के साथ था और अंग्रेजियों को शिक्षा की श्रेष्ठ भाषा के रूप में
में स्थापित करने का प्रयास था, यानी भारतीय जो परंपरा है उसका एक तरह से इन्होंने अपमान किया और जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको एक तरह से श्रेष्ठ दिखाई थी, यानी उसे सर्वोच्च रखा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य मध्यवर्गीय वर्ग का निर्माण, यानी जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य था वो मध्यवर्ती जो वर्ग है सिर्फ उसका निर्माण था। किस तरह से? मैकाले का उद्देश्य ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश और भारतीय समाज के बीच मध्यस्थ का कार्य करे, यानी एक ऐसा वर्ग बनाना जो मध्य के रूप में कार्य कर सके ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में। उन्होंने कहा कि यह वर्ग रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेजी हो, यानी देखने में और उसका जो खून हो वो तो भारतीय हो लेकिन जो उसके विचार हो, नैतिकता हो और बुद्धि हो वो सभी अंग्रेजी। इस कथन से स्पष्ट है कि औपनिवेशिक शिक्षा का लक्ष्य भारतीयों को मानसिक दासता पैदा करना और उन्हें ब्रिटिश शासन का समर्थन बनाना था, यानी जो मानसिक रूप से भी वो एक तरह से दास बन जाएं ब्रिटिशों के, सिर्फ ये उसका उद्देश्य था शिक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक शिक्षा और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। किस तरह से जो पारंपरिक शिक्षा थी और जो भारतीय भाषाएं थी उनकी उपेक्षा की जाने लगी। मैकाले ने पारंपरिक पाठशालाओं, टोल और मदरसों को अप्रासंगिक बताते हुए उनकी उपेक्षा की, यानी जो मदरसे हैं, टोल हैं और जो पाठशालाएं हैं उनकी एक तरह से जो उपेक्षा है वो करने लगी, उनकी बुराइयां होने लगी। भारतीय भाषाओं में आधुनिक ज्ञान और गणित उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर उन्हें शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया, यानी ये बहाना बनाया गया कि जो भारतीय भाषा है, ज्ञान है, इसमें गणित और जो विज्ञान है वो उपस्थित नहीं है, इसीलिए इन्हें शिक्षा प्रणाली से अलग रखा गया। इसके कारण भारतीय भाषा और शास्त्रीय ग्रंथों का महत्व घटने लगा और सांस्कृतिक विरासत पर गहरा आह्वान हुआ, यानी अब जो भारतीय भाषा थी उसका जो एक तरह से महत्व था ग्रंथों पर या फिर संस्कृति पर, अब वो कम होने लगा जिसकी वजह से इसका गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पश्चिमी ज्ञान और आधुनिक विषयों का प्रभाव। किस तरह से? यद्यपि मैकाले की नीतियां औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी फिर भी उनकी परिणाम स्वरूप भारत में आधुनिक ज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन और पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा का प्रवेश, यानी देखिए अब धीरे धीरे जो हमारे विज्ञान था, गणित था, भौतिक था, रसायन था और पश्चिमी जो साहित्य है उसका प्रवेश होने लगा। यह परिवर्तन भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक बना। भारतीय युवाओं में तार्किकता, विवेक और आधुनिक विचारधाराओं के प्रति रुचि विकसित होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़े। मैकाले की नीति ने भारतीय समाज में गहरी खाई पैदा कर दी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग और पारंपरिक शिक्षा प्राप्त वर्ग के बीच विभाजन स्पष्ट हो गया, यानी जो अंग्रेजी बोलते थे और जो देसी भाषा बोलते थे उनके बीच में एक तरह से डिफरेंस या फिर ये कहूँ अंतर होने लगा। अंग्रेजी जानने वाले लोग आधुनिक नौकरियां और उच्च पद तक पहुंच गए जबकि ग्रामीण और वंचित वर्ग शिक्षा से दूर होते चले गए, जिससे सामाजिक असमानता और एक न्याय अभिजात वर्ग उत्पन्न हो गया, यानी अब जो एक तरह से असमानताएं थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपनिवेशिक प्रशासन को सुविधा। किस तरह से जो औपनिवेशिक प्रशासन को सुविधा मिलने लगी, इसमें आप देखेंगे मैकाले की नीतियों से ब्रिटिश शासन को सस्ता और सुगम विकल्प मिला। अंग्रेजी शिक्षित भारतीय कलकर दफ्तर कर्मचारी और अनुवादक बनकर ब्रिटिश शासन को चलाने लगे, यानी एक तरह से वो ट्रांसलेटर या फिर जो एक दफ्तर में कार्य करते हैं या कम पोस्ट वाले होते हैं, नीची पोस्ट में लोग होते हैं, उन्हें भर्ती किया जाने लगा भारतीयों को इन पोस्टों के लिए। इससे औपनिवेशवाद को स्थापत्य मिला। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की आंशिक भागीदारी ने ब्रिटिशों का खर्च हटाया और शासन आसान कर दिया, यानी जो एक तरह से देखिए पहले जो थे वो लोगों को ब्रिटेन से ही लोगों को बुलाया जाता था यहाँ कार्य करने के लिए क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। अब जब यहाँ ही के लोग इंग्लिश सीख गए तो उन्हें निम्न पोस्ट के लिए, यानी जो नीचे वाली पोस्ट होती है उनके लिए नियुक्त करा जाने लगा और उन्हें सैलरी भी कम ही दी जाती थी वहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश लोग थे उनकी एक बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प होने लगी, वो खर्चे में, शासन में मजबूत होते चले गए। अब हम देखेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें आप लिखेंगे मैकाले के विवरण पत्र को लेकर आलोचना हुई। एक और उनके भारतीय समाज को आधुनिक विज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया, वहीं दूसरी ओर उनके भारतीय भाषा और परंपराओं की उपेक्षा कर उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। यानी एक और तो उसने जो पश्चिमी ज्ञान है, विज्ञान है, उससे हमें परिचित करवाया, उससे एक तरह से हम उसे जानने लगे, लेकिन दूसरी ओर जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भी इसी की वजह से कमजोर हैं। यह नीति भारतीयों में आत्मग्लानि और हीनता की भावना पैदा करने वाली थी, यानी एक तरह से जो हीन भावना है उसे इसने पैदा कर दिया, किंतु इसका
अप्रत्याशी परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचारों से परिचित करवाया। यानी देखिए इसका एक और प्रभाव पड़ा। वो क्या प्रभाव पड़ा कि लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, इन सभी जो ये विचार हैं इनसे हम एक तरह से परिचित हो गए, जानने लगे कि हाँ हमें भी ये चीज़ें चाहिए, जिससे आगे चलकर राष्ट्रवाद को जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती भी दी, क्योंकि यही कारण है जो धीरे धीरे बनकर राष्ट्रवाद का एक तरह से इन्होंने जन्म ले लिया। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मैकाले का 1835 का विवरण पत्र औपनिवेशिक शिक्षा नीति का आधार स्तंभ बना। इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय भाषा को हाशिए पर खड़ा कर दिया और पश्चिमी ज्ञान को थोप दिया। यानी जो भारतीय शिक्षा है, ज्ञान है, भाषा है, उसे हाशिए पर खड़ा करके जो पश्चिमी ज्ञान है उसे थोपने का कार्य किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की मजबूती और भारतीयों में दासता पैदा करना था। यानी जो भारतीय हैं वो मानसिक रूप से भी दास बन जाएं, यही इसका उद्देश्य था। परंतु यही शिक्षा भारतीयों के लिए आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद चेतना का मार्ग भी बनी। आगे चल के इसी शिक्षा ने हमें मार्ग भी प्रस्तुत किया, यह मार्ग भी दिखाया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। इसलिए कहा जा सकता है कि मैकाले का विवरण पत्र एक और औपनिवेशिक हितों का प्रतीक था, तो दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बीज भी इसी शिक्षा से उपन पे। यानी हम कह सकते हैं एक और तो जो औपनिवेशिक है, औपनिवेशिक शासक है, उसके हित के लिए कार्य कर रहा था, दूसरी ओर ये इनडायरेक्टली जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनका बीज भी इसी ने बोया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका इंट्रो हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में इंट्रो के बाद में ये आपके मेन जो बॉडी है या मेन जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। ओके, एंड देन ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में वुड्स डिस्पैच 1854 का क्या महत्व है। यानी जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसके विकास में जो वुड्स डिस्पैच था 1854 का, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा नीति धीरे धीरे विकसित हुई। क्योंकि देखिए हर चीज़ क्या थी, धीरे धीरे ही हो रही थी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ हो गई हों। 1835 के मैकाले के विवरण पत्र ने जहां अंग्रेजी भाषा को शिक्षा माध्यम बनाकर आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, जो कि अभी हमने देखा, वहीं 1854 का वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा के लिए एक व्यापक और संगठित योजना लेकर आया था। यानी ये जो है ये भारत की जो शिक्षा है उसके लिए, इसे अक्सर भारत की शैक्षिक मैग्ना आर्ट कहा जाता है। यानी इसे भारत की शैक्षिक मैग्ना आर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने पहली बार एक सुनियोजित, संरचित और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की थी। यानी एक तरह से संयोजित रूप से इसने एक व्यवस्था सामने लेकर आया। वुड डिस्पैच ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के ढांचे को परिभाषित किया और शिक्षा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का स्थायी हिस्सा बना दिया। ठीक है, अब किस तरह से बनाया चलिए देखेंगे। पहले हम देखेंगे मुख्य बिंदु। इसमें आप लिखेंगे शिक्षा की व्यापक योजना का प्रारंभ। किस तरह से जो शिक्षा है इसकी जो व्यापक योजना है इसका प्रारंभ हुआ। इसमें आप लिखेंगे वुड डिस्पैच से पहले शिक्षा संबंधित नीतियां खंडित और असंगठित थी। 1854 के इस दस्तावेज ने शिक्षा को एक व्यापक योजना के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की संरचना की रूपरेखा की गई। यानी इन्होंने जो स्टार्टिंग वाली होती है पहली दूसरी क्लास से और जो विश्वविद्यालय तक की जो एजुकेशन होती है उस सभी को संरचना दी थी। इस प्रकार यह भारत की पहली संगठित शिक्षा नीति बनी और यह भारत की पहली संगठित शिक्षा नीति बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा विभाग की स्थापना किस तरह से। वुड डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी थी। इससे शिक्षा का प्रशासन एक संगठित ढांचे में आया और सरकार ने शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यानी डायरेक्टली इसे नियंत्रित करने लगी। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में संस्थागत विकास का आरंभ बनी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विश्वविद्यालयों की स्थापना किस तरह से। वुड डिस्पैच की परिणाम स्वरूप 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि पहले विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालयों ने भारत में उच्च शिक्षा के नए युग की शुरुआत की। आगे चलकर यह विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी नेताओं
नेताओं, विद्वानों और समाज सुधारकों के प्रशिक्षण स्थान बने। यानी यहीं से जो बड़े बड़े नेता थे, राष्ट्रवादी थे, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। अब हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षा पर बल। किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर बल दिया गया। इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सामान्य जनता को बुनियादी साक्षरता और व्यवहारिक ज्ञान मिल सके। यानी जो एक तरह से बुनियादी शिक्षा है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो मिल सके, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। हालांकि इसका उद्देश्य जनसाधारण को जागरूक करना नहीं बल्कि उनके औपनिवेशिक प्रशासन के लिए उपयुक्त करना था। यानी इसका भी उद्देश्य औपनिवेशिक जो प्रशासन है उसके लिए इन्हें यूज करना था। फिर भी इसने शिक्षा के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, क्योंकि ये एक तरह से जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय भाषाओं का वो मान्यता। किस तरह से जो भारतीय भाषाएं थी उनको मान्यता मिली। वुड स्पेच ने शिक्षा के प्रसार के लिए भारतीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर माध्यम बनाने पर जोर दिया। क्योंकि देखिए अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाएगी बट उसे आती कुछ नहीं है तो वो कैसे सीखेगा। इसलिए जो प्राथमिक स्तर है वहां पर हिंदी या फिर जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको बोलने की इजाजत दे दी गई। जबकि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया। यानी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य थी। इससे एक और भारतीय भाषाओं को आंशिक मान्यता मिली, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व और मजबूत हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता। किस तरह से जो व्यावसायिक और जो तकनीकी शिक्षा है इसकी आवश्यकता हुई। इसमें आप लिखेंगे वुड स्पेच ने स्पष्ट किया कि केवल साहित्यिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, तकनीकी, व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा भी आवश्यक है। यानी इन्होंने कहा कि जो हमारा साहित्यिक शिक्षा है वही जरूरी नहीं है या वही एकमात्र नहीं है, बल्कि हमें तकनीकी और व्यावसायिक और जो व्यवहारिक शिक्षा है वो भी दी जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण भारत आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत का आधार बना। इसी वजह से जो एक तरह से व्यावसायिक या फिर आधुनिक शिक्षा है उसका ये आधार बना। अब हम देखेंगे महिला शिक्षा पर ध्यान। किस तरह से वुड स्पेच ने पहली बार महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसे भारतीय समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य बताया। यद्यपि इसका क्रियान्वयन सीमित रहा, फिर भी यह भारतीय शिक्षा इतिहास के लिए शिक्षा को मान्यता देने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुदान प्रणाली। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे वुड स्पेच ने निजी शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता देने की नीति अपनाई। इससे मिशनरी और निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिला और शिक्षा का दायरा बढ़ गया। इस नीति ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित किया। या ये कहूँ एक तरह से जो शिक्षा है उसको तो बढ़ाया ही, साथ में जो संतुलन है वो भी बैलेंस जो उसको बढ़ाया। ठीक है, अब हम देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। किस तरह वुड स्पेच के अनुसार सकारात्मक पहलू के बावजूद इसमें सीमाएं भी थी। यानी अच्छी चीजों के साथ साथ इसकी सीमाएं भी थी। इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के लिए सस्ते और वफादार प्रशासनिक कर्मचारी तैयार करना था। शिक्षा का प्रसार असमान रहा, ग्रामीण और गरीब वर्ग इससे वंचित रहे। यानी जो ग्रामीण और जो गरीब लोग थे उन्हें इसमें नहीं शामिल किया गया था। साथ ही इसमें अंग्रेजी शिक्षा को और मजबूत किया जिससे भारतीय भाषा का महत्व घटने लगा। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के वुड स्पेच जो कि 1854 में आया था, भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ था। इसने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के ढांचे को परिभाषित किया, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, महिला व्यवस्थित शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा विभाग जैसी व्यवस्थाएं शुरू की। हालांकि इसका भारतीय समाज का उत्थान नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। फिर भी इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। इसी शिक्षा ने आगे चलकर भारतीयों की आधुनिक चेतना, सामाजिक सुधार, राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। इसीलिए वुड स्पेच भारत शिक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर बनी। और इसीलिए हम कह सकते हैं जो वुड स्पेच है वो भारतीय जो शिक्षा है उसमें एक मील का पत्थर साबित हुई और एक मील के पत्थर की तरह आज भी हम इसे देख सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो देख लीजिए, इसका जो इंट्रोडक्शन होगा आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपके मेन पॉइंट्स हो जाते हैं ये यहाँ आपके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है,
एंड यहाँ आपका जो कंक्लूजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट। भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी जो भारत में जो पश्चिमी शिक्षा है उसकी जो प्रसार हुआ था उसमें जो ईसाई मिशनरी आए थे, ईसाई मिशनरियों के बारे में आपने 12th में भी पढ़ा होगा, वो जो आए थे उनकी जो भूमिका है वो आपको बतानी है। चलिए परिचय से देखेंगे। भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में कई शक्तियों ने भूमिका निभाई, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक, एंग्लिसिस्ट नीतियां और सामाजिक सुधार शामिल हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में ईसाई मिशनरियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक प्रचार था, परंतु इसके लिए उन्होंने शिक्षा को सबसे प्रभावी साधन माना। यानी इन्होंने अपने धर्म के साथ साथ जो अपनी शिक्षा है उसका भी प्रचार प्रसार किया। उन्होंने विद्यालयों, कॉलेजों और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसके माध्यम से न केवल ईसाई धर्म का प्रसार हुआ बल्कि पश्चिमी ज्ञान, साहित्य और आधुनिक विचार भी भारतीय समाज तक पहुंचे। इस प्रकार मिशनरियों का योगदान भारतीय शिक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन हो जाता है या फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर किस तरह से अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना। किस तरह से ईसाई मिशनरियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की। शेरपुर कॉलेज जो कि 1818, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और सेंट जेवियर कॉलेज इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन संस्थाओं में अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी ज्ञान, गणित और आधुनिक साहित्य पढ़ाया जाने लगा। इसने भारतीय समाज को शिक्षित धारा से जोड़ दिया। अब हम कह सकते हैं इसने एक तरह से जो ज्ञान है, गणित है, आधुनिक जो साहित्य है वो बढ़ाया था। अब हम देखेंगे महिला शिक्षा आंदोलन। किस तरह से मिशनरियों ने सबसे पहले भारत में महिला शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने कन्या पाठशाला खोली और महिलाओं को पढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए, जिससे भारतीय समाज में धीरे महिला शिक्षा को स्वीकृति मिलने लगी। यानी धीरे धीरे जो महिलाएं थी वो भी शिक्षित होने लगी, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई की जो इजाज़त है वो मिलने लगी। यद्यपि प्रारंभ में इसका विरोध हुआ, लेकिन बाद में यह भारतीय समाज सुधार आंदोलन का हिस्सा भी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रिंट प्रेस और पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। किस तरह से चलिए इसमें देखेंगे। मिशनरियों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट प्रेस का उपयोग किया। उन्होंने बाइबल के अनुवाद तो किए ही साथ भारतीय भाषा में भी किताबों और पाठ्य पुस्तकें तैयार की, ताकि जो भारतीय हैं वो उन्हें पढ़ सकें। इससे शिक्षा के साधन बढ़े और आधुनिक ज्ञान का प्रसार भी आसान हो गया। यानी अब आधुनिक शिक्षा कोई भी ले सकता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब हिंदी में होने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय शिक्षा का उपयोग किस तरह से। यद्यपि मिशनरी संस्थाएं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देती थी, फिर भी वह स्थानीय भाषा को भी महत्व देती थी। यानी देखिए वो अंग्रेजी के साथ साथ जो स्थानीय भाषा होती है उसे भी महत्व देती थी। उन्होंने बाइबल का अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया और पाठ्य पुस्तक तैयार की, जिससे शिक्षा स्थानीय स्तर पर भी पहुंच सकी और भारतीय भाषाओं के विकास में सहायता मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक सुधार और जागरूकता। किस तरह से मिशनरियों के शिक्षा संस्थान केवल धार्मिक प्रचार तक सीमित नहीं थे। यानी वो सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी बुराइयों के खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाई। यानी जो हमारे समाज में कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई या फिर जाति भेद हो गया, इन सभी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार चेतना पैदा की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक विज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार। किस तरह से इसमें आप लिखें मिशनरी विद्यालयों ने भारतीय छात्रों को पश्चिमी ज्ञान, गणित और चिंतन से परिचित कराया, जिससे भारतीय युवाओं के विचारों में परिवर्तन आया और उनमें तार्किक दृष्टिकोण तथा आधुनिकता की ओर सुझाव विकसित हुए। यानी अब वो जो थे वो आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से। हालांकि मिशनरियों का
योगदान महत्वपूर्ण रहा, लेकिन उनका उद्देश्य पूरी तरह निस्वार्थ नहीं था, यानी वो भी अपना स्वार्थ उसमें ढूंढ रहे थे। उनका प्रमुख लक्ष्य भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करना था, यानी भारतीयों को ईसाई बनाना। शिक्षा उनके धार्मिक मिशन का साधन थी, जिससे अतिरिक्त उनके विद्यालयों का लाभ मुख्य रूप से शहरी और उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। ग्रामीण और गरीब तबके तक इसकी पहुंच सीमित रही, यानी देखिए ग्रामीण और जो गरीब लोग थे वहां तक भी अब भी इनकी जो पहुंच थी वो सीमित ही रही, यानी इसका भी जो लाभ था वो उच्च और जो शहरी वर्ग था उसे ही मिला। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के, भारत में ईसाई मिशनरियों ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विद्यालय, कॉलेज और प्रिंट प्रेस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा की पहल की और सामाजिक सुधार में योगदान दिया। यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रचार था, परंतु उनके प्रसारों से भारत में आधुनिक शिक्षा का आधार मजबूत हो गया। यही शिक्षा आगे चलकर भारतीय समाज सुधार और राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रेरणा बनी। इसीलिए मिशनरियों का योगदान भारतीय शिक्षा इतिहास में मिश्रित किंतु महत्वपूर्ण माना गया है। यानी देखिए इनका जो योगदान है वो मिश्रित तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि इन्होंने आगे चल के जो हमारी शिक्षा है उसको बढ़ाया और सभी लोगों तक पहुँचाया। ठीक है, अब अगर हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट की बात करें तो ये आपका इंट्रो हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं। एंड यहाँ आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं एंड वीडियो को रोककर स्टॉप कर कर आप इन्हें रीड आउट भी कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ आपका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ हमारा जो आज की इस वीडियो की एंडिंग है वो होती है। इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर कर लेंगे इस चैप्टर के। अगर आपको कहीं डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन्हें देख पाएँ अपने एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ आप ये सारे ही फीचर्स देख पाएंगे एंड अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना पाएंगे। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी उन्हें चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ये फ्री है, जहां आप अपनी सारी जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं एंड सोल की जो अपडेट्स हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए, आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।